तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है अभी हमने एक लेक्चर देखा, लेकिन हम लोग देखे तो मैं बात कर रहा था इसके लेक्चर में कौन सा अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, जहां पर भूकंप ज्यादा आता है और नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। तो ये हमने गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है थोड़ा इसको देख लिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इनमें देख लिया, थोड़ा ये रीजन देख लिया, उत्तराखंड वाला बेल्ट देख ली, और जो आपका हिमाचल से लगा और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वहां पर है, और ये क्षेत्र हमने देखा। इसके बाद है सेकंड, जो उसके बाद कम आता है। ये रीजन है जहां पर कम है। ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पूरा पोर्शन, ये सारे रीजन जो आपके हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, ये दिखाई देगा। और हाँ, हिमालय के क्षेत्र के अलग थोड़ा सा ये रीजन हुआ, ठीक है, ये इसमें दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा जो है ये वाला इनमें चौड़ाई दिखाई देगी। उसके बाद जो है मध्यम वर्ग पेटी में ये पार्ट आ जाएगा। मध्यम वर्ग में ये भी आता है, ये वाला रीजन है मध्यम वर्ग वाले में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मध्यम, ठीक। मध्यम वर्ग वाले के साथ आपका निम्न वाला आएगा, ये निम्न वाला दे रखा है, ये सब निम्न वाला रीजन हम आते हैं। ये कैसे हैं, निम्न। और निम्न के बाद आएगा अति निम्न, जहां बिंदु बिंदु लगे हुए हैं ना, ये अति निम्न की वाली कंडीशन क्षेत्र को हमको दिखाया गया है। यह कहां कहां पर कितना भूकंपीय स्थिति हमको देखने के लिए मिल जाए। क्लियर है, एक मैप बना लीजिए कहां पर भूकंपीय, बड़े आगे चलिए। भूकंप सुवेद क्षेत्र में उत्तर पूर्वीय प्रशांत दरभंगा से उत्तर की ओर स्थित औरैया बिहार नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड पश्चिम बंगाल धर्मशालाओं के चारों ओर कश्मीरी घाटी और कच्छ से गुजरकर शामिल है। ये अति अधिक क्षेत्र जोखिम का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश से बचा हुआ और पंजाब हरियाणा का पूर्वी भाग हिमाचल प्रदेश बिहार में कठिन जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। देश के बचे हुए भाग में मध्य भाग निम्न क्षति जोखिम साझा करने बड़ा दक्कन का पठार और भूकंप इत्यादि में ये सारी चीजें पड़ता है। तो ठीक, ये क्या है भूकंप के सामाजिक पर्यावरण परिमाण, भूकंप के साथ है जुड़ा है कि बड़े पैमाने पर बहुत तीव्रता के साथ भूकंप विनाश होते हैं। क्या होते हैं, भूकंप आपके विनाश होते हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आपदा कहर बरसाती, और यह सिर्फ बस्ती बुनियादी ढांचे परिवहन संचार व्यवस्था जो विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों की पीढ़ियों से भी पदार्थ संचित सामाजिक और विरासत को आपका नष्ट कर, लोगों को बेघर कर देता है और विकासशील देशों में कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचाता है। देखिए, कहीं पर भूकंप आएगा तो वहां पर लोगों को दिक्कत होगी, कुछ बुनियादें संचार परिवहन हॉस्पिटल कॉलेज ये सब ध्वस्त हो जाते, ध्वस्त होंगे तो ये सारी चीजें बनी रही, ठीक। अब देखिए, बहुत सारी विनाशकारी चीजें और पेड़ी के रूप में ये हमको देखने की मिलती है, ठीक। और ये विनाशकारी गतिविधि के रूप में हमारे सामने हो गया। अब जो भूकंप के प्रभाव है, प्रभावों को देखिए। भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। इसका मुख्य प्रभाव तात्कालिक है, ठीक ठीक। अब देखिए, दरारें बस्तियां, ठीक, भूस्खलन द्रवित भूतापी, ये सारी चीजें ये इसमें हमको देखने के लिए मिल जाती, ठीक है। इसके अतिरिक्त भूकंप में कुछ गंभीर और दूरगामी आपके पर्यावरणीय परिणाम होते हैं। पृथ्वी की परपटी पर धरातलीय भूकंपी तरंगे डाल देती है, जिनमें से पानी दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकालता है और आस पड़ोस को डुबा देता है।
भूकंप के कारण भूस्खलन होता है और नदियां वाहिकाओं के अवरुद्ध जलाशयों में ऐसा है, जलाशयों में बदल देता है। नदी अपना रास्ता बदल लेती है, प्रभाव क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी ओर आपदाएं आ जाती है। कैसी है कि प्रभाव है, कैसे उसकी आपदा वगैरह हमको इसमें देखने के लिए मिलती है। चलिए, भूमि न्यूनीकरण दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी है, चूंकि परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देता है। लोग राहत पहुंचाना कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता। आप कह रहे हैं भूकंप आया तो हम उसको रोक तो नहीं पहुंच सकते, और साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप कुछ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं वो पहुंचाना भी कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, अतः इसके लिए विकल्प यह होता है कि आपदा से निपटने के लिए होने वाले नुकसान को कम किया। निम्नलिखित तरीके हैं। कौन कौन से? भूकंप नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएं, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्र को लोगों की सूचना पहुंच सके। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से मदद में स्टेटों में हलचल का पता लग सके। यानी कि जीपीएस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को सूचना पहुंचा सकते हैं या ऐसा कुछ हो रहा है कि जब उसके अंदर से हलचल मचती है, कुछ गैस रिलीज होती है और हमारे जो जीपीएस आपके सैटेलाइट हैं वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, हीट को टेम्परेचर मेजर के हिसाब से। वो कह सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, उसी आकलन के आधार पर हम चीजें कर सकते हैं। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों को सुबोध चित्र तैयार करना या ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप की कंडीशन ज्यादा है, हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, ठीक, और वो तैयार करना है। जोखिम की सूचना को पहुंचाना है और उन्हें इसके प्रभाव को कम करना है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र को घरों और भवनों के डिजाइन में सुधार लाना है और ऊंची इमारतें, बड़े उद्योग संस्थान को बढ़ावा देना है, ठीक। ये सारी चीजें क्या हैं, कैसे प्रभाव होंगी, इन सब चीजों को आपका अत्यंत भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना है। सुबह क्षेत्र में हल्के निर्माण सामग्री का एक, इन सबको हम लोग आपका इसमें देखते हैं। चलिए, अब जो सुनामी है, हम सुनामी को समझेंगे। सुनामी क्या होता है? भूकंप और ज्वालामुखी महासागरीय धाराओं में अचानक हलचल पैदा और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिमाण स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें, जिन्हें सुनामी या भूकंपीय तरंगें कहा जाता है। शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंगें, कालांतर में जल एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंगों की ऊंचाई शिखर और नीचे गर्त के बीच अपना स्तर बनाए रखने की। महासागरों में जल की तरंग जल की गति की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिमाण स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग में कम प्रभावित होती है। ये क्षेत्रों में ये तरंगें ज्यादा प्रभावित और व्यापक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए समुद्र में जल पर जलतोप सुनामी का कोई प्रभाव नहीं। तटीय क्षेत्रों पर ज्यादा होती है और सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि समुद्र के आंतरिक गहरे भागों में सुनामी महसूस ही नहीं होती है और समुद्री गहरों की सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और कम ऊंचाई होती है। इसलिए समुद्र के भाग पर उन्हें सुनामी जलपोत 1-2 मीटर तक ही उठाया जाता है और कभी कभी मिनट में। जब सुनामी समुद्र में प्रवेश करती है तो इसका लंबाई कम हो जाती है और वहीं से तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक। कई बार 15 मीटर या में से भी अधिक हो सकती है। तटीय क्षेत्र में भीषण ध्वंस होता है, इसलिए उथले जल की तरंगे भी कहते हैं।
सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागर में अलास्का, जापान, फिलीपाइंस, दक्षिणी पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका, भारत के दक्षिण भागों में बहुत सारे और क्षेत्र हैं जिनमें ये आपकी सुनामी भी और आती भी है। और सुनामी हमें देखी, सुनामी अलग अलग रूप में। देखिए, तट पर पहुंचने से पर सुनामी में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, समुद्र को तेजी दल से घुसता है और कस्बों और अनेक इमारतों में बस्तियां तबाह करती है, क्योंकि विश्व भर की तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है, उससे मानव निर्मित केंद्र होते हैं। यह दूसरे प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी जन माल को अधिक नुकसान पहुंचाती है। सुनामी बर्बादी के अनुरूप भूगोल में प्राकृतिक पर्यवेक्षक 2006 में दिया गया है। इंडोनेशिया का चित्र है, सुनामी के रूप और रूप को दर्शाया गया। देख लिया। अच्छा, दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं की तुलना सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इनमें होने वाले नुकसान बहुत बृहद स्तर पर होते हैं। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदाओं को निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आवश्यक है। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के समय के कारण 3 लाख से भी अधिक लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा था। सुनामी आपदा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतना तंत्र में शामिल होने का फैसला किया। अब हम वर्ल्ड लेवल पर जो सुनामी आती है और उसी हिस्से के अनुसार हम ये सारी चीजें करते हैं और गठित चीजों को देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे होती हैं, उल्टा होता है, कैसे होता है, किस तरफ है, क्या चीजें घटती हैं, कैसे उनके प्रभाव हैं, सुनामी कैसे आती है, सुनामी भूकंप कैसे अचानक पैदा होती है, अरे उछाल लेती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो उनसे कैसे आप प्रभावित होते हैं, इसको हम लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए